नमस्कार आप सभी को। अभी वर्ग 3 का पेपर चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने जब पुलिस आरक्षक का पेपर चल रहा था तब भी हमने टॉपर से इंटरव्यू डाले थे और उन पर प्यार मिला था। हम आज वर्ग 3 का पेपर जो अभी हो चल रहे हैं उसमें मोहित चौबे सर के 83% से ज्यादा बने हैं। मतलब 150 में से 125 नंबर लाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे पहले मैंने इतना बड़ा नंबर कहीं नहीं सुना। मैक्सिमम नंबर मैंने जो सुना है वो 115 118 है, जो यूट्यूब पर पढ़ा है। 121 भी कई जगह है, लेकिन 125 का सफर कैसे इन्होंने तय किया, हर सब्जेक्ट पर इनकी क्या सोच थी, क्या सारा कुछ घटनाक्रम था, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उन तक भी शेयर कीजिए जिनका पेपर हो चुका है, और जिनका पेपर नहीं हुआ है उन सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो हमारे साथ मोहित सर हैं। मोहित सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि सर ने बताया कि कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था और वहाँ मैंने लगभग 125 150 में से स्कोर किया। तो सर ने मुझसे कहा कि अपनी रणनीति आप सबके साथ साझा करूँ मैं। तो मेरा कुछ लोगों के इंग्लिश की जगह संस्कृत रहता है, तो यहाँ मैं अपने इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए बताऊंगा, और जो मेरी रणनीति है वो हर विषय के लिए ही कारगर साबित होगी। जैसे कि सबसे पहले जो मेरी पहली रणनीति थी कि आप जानते हैं कि हर विषय में विषय के साथ साथ कुछ जो प्रश्न है लगभग 10 से 12 और 15 भी मान सकते हैं हम, जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित आए हैं। तो अगर आपकी बहुत अच्छी समझ है कि आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को अपनी समझ से, अपने अनुभव से बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, तो ये स्कोर करना मतलब लगभग 110 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल नहीं है। अब कुछ लोग परेशान थे कि पर्यावरण बहुत अजीबोगरीब आ रहा है, मतलब, लेकिन अगर आप पुराने पेपर में भी देखें, क्योंकि मैं भी अपने पेपर के पहले एनालिसिस कर रहा था कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। पर्यावरण सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला विषय था फिलहाल ये। तो अगर 9 प्रश्न भी उनने 10 प्रश्न भी उनने किसी एक टॉपिक से उठा के दे दिए, PSLV GSLV के फुल फॉर्म पूछ लिए, तो मुझे नहीं लगता किसी भी किताब में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीजें छोड़ी गई होंगी, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर 3 या 4 प्रश्न अजीब गरीब हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो उसके पीछे आप अपने 150 तो खराब नहीं करोगे। मेरी सबसे पहली रणनीति रही कि मैं पहले जाके मैंने बहुत आराम से प्रश्न को पढ़ा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, मैंने उसको मार्क करके छोड़ दिया, क्योंकि आगे मेरे 150 प्रश्न और जितने प्रश्न बचे थे वो इंतजार कर रहे थे। मेरा प्रश्न पत्र लगभग खत्म हो गया था और 40 मिनट से ज्यादा मेरे पास शेष थे। तब मैंने जो 10-12 प्रश्न थे मेरे पास, उनको मैंने बहुत गौर से पढ़ा, और जो भी समस्याएं थी उनमें हो सकता है 10-12 में से मैंने 4-5 को फिर भी मतलब एक भगवान भरोसे तुक्का लगा दिया हो, लेकिन अधिकांश प्रश्न मेरे फिर सही निकले। सबसे पहले सजेशन मेरा यही है कि बाल विकास पर पकड़ बनाएं। और अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, अगर मौका मिलता है तो छाया से भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और बाकी आपके पास अन्य अवसर भी होंगे, अन्य तरीके भी होंगे प्रश्न लगाने के, नोट्स पढ़ने के। तो टेस्ट सीरीज और नोट्स पे ज्यादा रिलाय करें आप। मैं कुछ नाम बोलूंगा, बिल्कुल उनसे प्रश्न हर बार आते हैं, हर पेपर में था। इंडक्टिव डिडक्टिव आगमन निगमन से था, पियाजी से था, वाइगोस्की से था, कोलबर्ग से था। इसके अलावा इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी से डायरेक्ट प्रश्न ना होके कहीं ना कहीं मिलते जुलते प्रश्न दूसरे तथ्यों से जोड़कर था। काउंसलिंग के ऊपर प्रश्न था कि आप बच्चों को कैसे एक शिक्षक के नाते काउंसिल करोगे। और कुछ प्रश्न इस तरीके से थे कि कहीं दूसरे एग्जाम्स में वो प्रश्न आए हैं, लेकिन उन्होंने उनके ऑप्शन चेंज कर दिए। तो अगर आप कहीं प्रश्न पत्र लगा के जाते हैं और मिलता जुलता प्रश्न मिल जाता है, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन नहीं लगाना है। तीसरी चीज थी कि ऑप्शन कई जगह बहुत बहुत इजी प्रश्न भी आए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ। तो मुझे लगता है अधिकांश लोगों ने अभी तक रख लिया होगा कि डिजास्टर पढ़ने बैठते हैं तो मैंने डिजास्टर कंट्रोल का जो भी वो एक्ट आया था वो 2005 में आया था, तो वो सबको पता होता है। ऐसे आसान प्रश्न भी थे। राइट टू एजुकेशन के ऊपर, फ्री एंड कंपलसरी मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा के ऊपर जो बात है, उसमें उन्होंने सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक करके 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो आप अगर अच्छा पढ़ना जानते हो तो आप अच्छे से बारीकी से पढ़ो कि कौन सा उत्तर सही है। ऐसे प्रश्न थे जो आपको हाथों बैठे नंबर दे सकते थे। कई प्रश्न ऐसे भी थे कि एक कोई पर्यावरण का प्रश्न था कि 1900 कुछ में एक घटना हुई थी, मुझे प्रश्न भी अच्छे से फिलहाल याद नहीं आ रहा है। अब आप कितना पढ़ोगे, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ घटनाएं हुई है, उस घटना का संबंध एक बाढ़ से था कि भूकंप से था, तो इस प्रश्न को तो आप मतलब उस प्रश्न के पीछे आप नहीं भाग सकते, क्योंकि ऐसे 10-15 प्रश्न तो होंगे ही जो किसी न किसी के लिए मुश्किल थे। अच्छा सर, गणित को लेकर किस तरह का पेपर आया था? सर, गणित में जो हमारे विभाज्यता के नियम हैं, अगर वो किसी के क्लियर है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, गणित में मेरी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन वहां जब मुझे ऑप्शन लगाना होता है तो मैं सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन पुट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए, कोई ना कोई उसी में से है। विभाज्यता के नियम के लिए भी मैंने यही किया।
कि मुझे जो सबसे कन्वीनियंट लगा, एक आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी निर्भर करता है ये, तो वो देखें। कौन कौन सी विभाज्यता आएंगी, किस किस 11 की आती है, 9 की आती है और 6 की आती है। अधिकांश लोग 9, 6 और 11 में ही कंफ्यूज होते हैं। एमपी पुलिस में भी विभाज्यता काफी ज्यादा पूछी गई है। अब संभावना है कि अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता पूछी जाए, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो आप अभाज्य संख्याओं की भी विभाज्यता जरूर देखते रहे, क्योंकि डिविडेंसी रूल्स जो है 2022 के हिसाब से मेरे हिसाब से सब में पूछ रहा है। अच्छा, पर्यावरण में तो पीएसएल भी है, बाल विकास में भी आपने बताया। हिंदी के लिए क्या कैसा क्या पेपर रहा? हिंदी बता रहे हैं बहुत सरल आ रही, मैथ्स काफी सरल आ रही, तो क्या ये दोनों सब्जेक्ट सरल आ रहे हैं? हाँ सर, सरल आ रहा है। थोड़े से मुझे मैथ्स के प्रश्न जो है वो रीजनिंग से इन्फ्लुएंस्ड लगे। अच्छा। मतलब जैसे रीजनिंग में बोल देते हैं कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके के प्रश्न थे। 2 की जगह 6 को रख के देखो, 6 की जगह 2 को रख के देखो, तो ये प्रश्न थे। तो अगर आप प्रश्न अच्छे से पढ़ते हो तो वहां मिनिमम चांसेस हो जाते हैं आपके प्रश्न गलत होने की, क्योंकि कैलकुलेशन इजी था, कुछ जगह लेंदी था, लंबा कैलकुलेशन था, आपको विभाज्यता के नियम आते हो तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे। अच्छा, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से आया था क्वेश्चन? हिंदी में आपके जो संज्ञा या विशेषण, सर्वनाम, ये जो बेसिक मुद्दे हैं इनसे मिलते जुलते प्रश्न थे। कई जगह डायरेक्ट प्रश्न नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स था कि आप खाली स्थान में क्या भरोगे, या वो विशेषण था, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो ऐसी जनरल समझ से आधारित प्रश्न थे। अच्छा, और कोई मतलब इंग्लिश को लेकर क्या? अच्छा, एक इंग्लिश में दिक्कत ये आ रही, बच्चे मुझे बता रहे हैं जी जी कि जो अनसीन पैसेज आ रहे हैं, गद्यांश आ रहे हैं, उनको स्क्रॉल करने में काफी समय लग रहा है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, मतलब क्वेश्चन में काफी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए क्या क्या? इसके लिए मेरा एक बहुत ही अच्छा सजेशन यही है कि कई बार मैंने देखा है कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर अनसीन पैसेज पे जाओ। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि लिखा क्या गया है उसमें, तो कम से कम 2 रीडिंग लगा लो। एक रीडिंग में टाइम लगेगा, वो कहते हैं ना स्कैन, एक रीडिंग होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है स्कैनिंग। एक इंटेंसिव रीडिंग करो फिर एक स्कैनिंग करो, उसके बाद प्रश्नों की तरफ जाओ। और अगर कोई ग्रामर का प्रश्न है, जैसे एक सेंटेंस आया जिसका एक शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस सेंटेंस में उसके अलावा भी 3-4 शब्द होंगे, उन शब्दों से मिला के कोई और सेंटेंस बना लो जो आपके लिए आसान है, और फिर देखो कि मतलब सब्स्टिट्यूट करके देखो उस शब्द को। जैसे एक था कि ऑन समथिंग होता है, किसी भी चीज के लिए हम कुछ करने जाते हैं तो ऑन समथिंग होता है, तो ऑन के बाद जो शब्द था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसको किसी और एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देखा, और मुझे उम्मीद है कि वो सही गया होगा। टाइम मैनेजमेंट आपका तो हो गया, लेकिन कई स्टूडेंट बता रहे हैं सर टाइम कम पड़ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट पर और क्या कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट जिससे हो पाए? और शुरू में किस तरह के सवाल करना चाहिए? लोग बता रहे हैं कि पहले ये करो फिर वो करो, पर्यावरण किस क्रम में आपको हिसाब से जो टाइम मैनेजमेंट है वो करना चाहिए सब्जेक्ट का, और डिसीजन कैसे ले, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें? देखिए, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप थोड़ा बाद में आ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में समय लग सकता है आपको। हिंदी इंग्लिश का जो पैसेज वाला पार्ट है उसको छोड़ सकते हो आप, कि आप बाद में आके पढ़ लो, बाकी 10-12 क्वेश्चन बचेंगे आपके पास करने के लिए। रही बात पर्यावरण की, ठीक है, तो पर्यावरण में या तो बनेगा या नहीं बनेगा, तो सबसे पहले पर्यावरण कर दो, मार्क करके छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, आपको दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। मतलब मुझे लगता है कि हर बच्चा जो पढ़ के जाता है, जिसने रेगुलर पढ़ाई करी है, वो 110 ला सकता है, बस वो उलझे ना उन प्रश्नों में जो उससे नहीं आ रहे। इसके अलावा आप और आगे देखेंगे तो इंग्लिश का मैंने बता दिया कि रीडिंग अगर आप 2 लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, और हर ऑप्शन को बहुत बारीकी से पढ़ो। अगर मैं बाल विकास की बात करूं तो 3-3 लाइन तक बड़े बड़े ऑप्शन दिए होंगे थे। अब अगर आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि 2 शब्दों में ऑप्शन देना और 3 लाइन में ऑप्शन देना, 3 लाइन वाला ज्यादा ईजी है, क्योंकि अगर आपको उन 2 शब्दों का मतलब नहीं पता तो आपको वो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। लेकिन 3 लाइन में अगर उन 2 शब्दों को लिखा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं पहचान जाओगे कि लिखा क्या है। तो पढ़ें बहुत सुकून से। मेरे लिए 40 मिनट बचे थे, हो सकता है मेरी रीडिंग स्किल तेज हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत आराम से, बहुत हल्के दिमाग से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा, और कोई सजेशन? जैसे मान लो कि चलो जिसका है जी सर, घबराहट होती है पेपर के समय, इसको कैसे आपने मैनेजमेंट किया? क्योंकि पेपर सामने होता है, घबराहट चालू हो जाती है, ये कैसे रोका? कुछ लोग क्या कहते हैं, मतलब जो आप बोल रहे हो इससे मिलती जुलती बात ये थी कि वो 4 ऑप्शन दिए, वो समझ में नहीं आ रहे थे कि वो लोग कौन है। अगर आप पढ़ के गए हो तो क्या ये मुश्किल है, मुमकिन है कि 4 के 4 लोगों को या 4 के 4 जो भी साइकोलॉजिस्ट होंगे आप नहीं पहचान रहे थे? इस समय में आप अपने इनसाइट का यूज कर सकते हो कि आप 3 को नहीं पहचानते। हो सकता है वास्तव में वो उतने महत्वपूर्ण ना हो, आपकी गलती नहीं है, हो सकता है महत्वपूर्ण ना हो, सिर्फ एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने छोड़ दिया हो। एक को जानते हो ना, उसको लगा के आ जाओ आप। गलत से ज्यादा क्या होगा, कम से कम दिमाग का तनाव तो नहीं आएगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का यही तरीका है
कि जो हाथ में नहीं है उससे अच्छा है जो हाथ में है उसको बेहतर कर दो, और बाद में समय अगर आप बचा लेते हो तो निश्चित तौर पे अगर आप 10 से 20 प्रश्न भी मार्क करके छोड़ते हो ना, तो आप लगभग उसका 1/3 लगभग 7 से 8 प्रश्न सही तब भी कर लोगे। अच्छा, ठीक है सर। और इसके अलावा भी यदि आपके सर आप कुछ कहना चाहें आप, और कोई लास्ट मैसेज जो देना सर चाहें? लास्ट मैसेज मेरा मतलब यही है कि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, तो बिल्कुल टफ प्रश्नों के लिए खोज के मतलब वो रहता है ना, खोद के आप आज नए प्रश्न लेके आ जाओगे तो इससे अच्छा है कि जो प्रचलन में पहले से था उसको अच्छे से करो, अपनी जो तैयार है उसको और बेहतर करो, क्योंकि कल और परसों अगर आपका पेपर है तो अब आप नई चीजें पढ़ के पुरानी चीजों को भूल जाओ। एक और रहता है ना, एक इन्फ्लुएंस का भी रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक क्वेश्चन भी देखा होगा कि अगर एक बच्चा पहले हिंदी का पेपर देके आया है और बाद में इंग्लिश का पेपर देता है, तो जो पुरानी चीजों का इन्फ्लुएंस है वो उसको मतलब उन शब्दों को याद करने में, रिमेम्बर करने में क्या करता है, एक हिंड्रेंस या एक अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो आपने पढ़ा है उसको अपने जीवन पर आजमा के देखो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अग्रिम बधाई आपके लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस हिसाब का पेपर चल रहा है और जिस हिसाब की कट ऑफ आने वाली है, यहाँ पर सिलेक्शन रुकने नहीं पा रहा मोहित सर का, क्योंकि बहुत ज्यादा इतने नंबर आ नहीं रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में, आने वाली शिफ्ट में यदि पेपर सरल हो जाए, मतलब एक जिसको कहेंगे हम असंभव सी बातें ही लगती हैं कि सिलेक्शन ना हो, तो अग्रिम बधाई आपके लिए, बहुत ही शानदार पेपर आपने किया है और मेरे हिसाब से सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पढ़ते रहें। और बहुत अच्छी बात, जो लास्ट मैसेज है उसको जरूर ध्यान रखें कि आपको नया नहीं पढ़ना है, जो है उस पर पॉलिश करना है, वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे, धन्यवाद।